हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? तो भाग 2 में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र की विधि के अधीन सिविल, राजनीतिक व अन्य अधिकार प्राप्त व्यक्ति क्या कहलाता है? तो वह नागरिक कहलाता है। अगला प्रश्न है, मतदान करने का अधिकार किन्हें प्राप्त नहीं है? तो विदेशियों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16 और 19 में वर्णित अधिकार किन्हें प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक को प्राप्त राष्ट्रपति का पद किस भारतीय दंड विधान के अंतर्गत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 58(1) का के अंतर्गत प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संविधान के किन अनुच्छेदों में भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्था दी गई है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में दी गई है। अगला प्रश्न है, जिसका भारत के राज क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज क्षेत्र में जन्मा है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रता कुछ भी हो, भारत का नागरिक है। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 5 का में वर्णित है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो या संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व से मामूली तौर पर भारत के राज क्षेत्र में निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 5 ख और ग में वर्णित है। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जो इस समय पाकिस्तान राज क्षेत्र के अंतर्गत है और उन्होंने भारत में आवर्जन किया है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 6 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान से आवर्जन होकर भारत आया है और उसने अनुच्छेद 6 ख के अधीन अपने आप को पंजीकृत करा लिया है, वह भारत का नागरिक होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 7 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जो स्वयं या उसके माता पिता या पितामह 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित प्रावधान के अनुसार भारत में जन्मे हों, किंतु वह भारत के बाहर किसी अन्य देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा? या यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 8 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है, तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 9 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 10 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 11 के अनुसार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संसद को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार किन विषयों पर है? तो नागरिकता प्राप्ति से समाप्ति तक सभी विषयों पर है। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष से अधिक उम्र के निवासियों का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है? तो नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य है। अगला प्रश्न है,
नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारत में जन्म द्वारा नागरिकता कब जन्मे व्यक्ति को प्राप्त होगी? तो जनवरी 1950 या उसके पश्चात जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के पश्चात भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति कब भारत का नागरिक होगा? कब होगा? जब माता या पिता के भारत का नागरिक होने पर। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त होगी? तो आवर्जन द्वारा नागरिकता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, आवर्जन द्वारा प्राप्त नागरिकता से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य है जन्म के समय माता या पिता भारत के नागरिक हों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अधिनियम के आधार पर माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता पंजीकरण करने से पहले कम से कम 6 माह तक या 5 वर्ष तक मामूली तौर पर भारत के नागरिक रहे हों तथा वे स्त्रियां जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ हो किस प्रकार भारत के नागरिक होंगे? तो वो पंजीकरण द्वारा भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कोई विदेशी व्यक्ति कुछ शर्तें पूरी करने के बाद कैसे भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकेगा? तो देशीकरण हेतु भारत सरकार को आवेदन करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को नागरिकता हेतु कौन आवेदन पत्र दे सकता है? तो प्रथम अनुसूची में वर्णित देशों का नागरिक न हो। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, विश्व शांति, दर्शन अथवा मानव विकास के क्षेत्र में विशेष कार्य कर चुका हो, उसे किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो देशीकरण द्वारा उसे भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अगला प्रश्न है, किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भारत में मिल जाने पर उस राज्य क्षेत्र के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट करने पर प्राप्त भारत की नागरिकता विधि की क्या कहलाती है? तो राज्य क्षेत्र में विलय के से प्राप्त नागरिकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, अन्य राष्ट्र की नागरिकता धारण करने के लिए भारत की नागरिकता स्वेच्छा से छोड़ना कौन सी विधि है? तो नागरिकता का परित्याग। अगला प्रश्न है, जैसे ही कोई व्यक्ति किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है वैसे ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त होना कौन सी विधि है? तो पर्यवसाय है। ये क्या है? पर्यवसाय। अगला प्रश्न है, यदि भारत सरकार को इस बात का विश्वास हो जाता है कि अमुक व्यक्ति ने भारत की नागरिकता कपटता से अर्जित की है या उसने अपने आप को भारतीय संविधान के प्रति अभक्त या अप्रतिपूर्ण प्रदर्शित किया है, तो भारत सरकार द्वारा उसकी नागरिकता छीन लेना क्या कहलाता है? कहलाता है नागरिकता से वंचित किया जाना। अगला प्रश्न है, यदि कोई स्त्री या पुरुष किसी अन्य देश के स्त्री या पुरुष के साथ विवाह कर लेता है तो उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, परंतु भारत की नागरिकता का क्या होता है? तो भारत की नागरिकता क्या है? समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? तो उसका परिणाम होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अगला प्रश्न है, फौज से निष्कासित होने पर तथा देशद्रोह के मामले में पकड़े जाने पर और सजा पाने आदि मामलों में उस व्यक्ति की नागरिकता कैसे प्रभावित होती है?
तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करने जाता है, यदि कोई व्यक्ति विदेश में नौकरी करने जाता है और एक निश्चित अवधि के दौरान वापस देश नहीं लौटता है, तो उसकी नागरिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार यदि भारत में जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है, तो उसे भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पहले ये अवधि कितनी थी? तो पहले ये अवधि 6 माह थी, अब कितनी कर दी है? 5 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी, इसके लिए क्या होना आवश्यक है? तो इसके लिए माता या पिता उसके जन्म से पूर्व भारत के नागरिक रहे हों, देशीकरण के संबंध में जो शर्तें पहले 5 वर्ष थीं उन्हें बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो उन्हें 10 वर्ष कर दिया गया है। तो यहाँ से क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा विदेशी महिला कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं? तो विदेशी महिला भारतीय पुरुष से विवाह करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकती हैं। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारत की नागरिक है तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 से पूर्व क्या शर्तें थी? तो पिता का भारतीय नागरिक होना शर्त थी, परंतु अब माँ अगर नागरिक है तब भी उसे भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल व्यक्ति कार्ड PIO का आरंभ कब किया गया था? तो वर्ष 1999 में PIO का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किस प्रकार भारतीय मूल के व्यक्तियों को बिना वीज़ा के भारत आने की सुविधा दी गई है? तो PIO द्वारा ये सुविधा दी गई है। अगला प्रश्न है, PIO कार्ड को कितना शुल्क देकर लिया जा सकता है? तो 1000 अमेरिकी डॉलर शुल्क लेकर दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, PIO वैधता कितने समय तक है? तो PIO की वैधता 20 वर्षों तक है। कितने वर्षों तक है? 20 वर्षों तक है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी और स्विट्जरलैंड के परिसंघीय संविधानों में कैसी नागरिकता प्रदान की गई है? तो दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, एक संघ की राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी उस राज्य विशेष की नागरिकता जहां उस व्यक्ति का जन्म हुआ है या जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, ये किस प्रकार की नागरिकता है? तो ये कैसी नागरिकता? ये दोहरी नागरिकता है। तो राष्ट्रीय नागरिकता, दूसरी राज्यीय नागरिकता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक नागरिक को कैसी नागरिकता प्राप्त है? तो भारत में प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय नागरिक के लिए भारत के किसी क्षेत्र विशेष में रहने संबंधी कोई बाध्यता है या नहीं है? तो कोई भी बाध्यता नहीं है, वह भारत में कहीं भी निवास कर सकता है। अगला प्रश्न है, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद की मनाही कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 15(1) करता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य विधानमंडल स्थायी रूप से रह रहे नागरिकों को क्या विशेष अधिकार दे सकता है? तो अचल संपत्ति का अर्जन अधिकार दे सकता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के अतिरिक्त राज्य विधानमंडल क्या विशेषाधिकार दे सकता है? तो राज्य सरकार के अधीन नियोजन का अधिकार दे सकता है। अगला प्रश्न है,
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 में किन दो देशों को छोड़कर सभी देशों के प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सभी देशों के प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 प्रवर्तन कब से हुआ? तो जून 2005 से हुआ। अगला है, भारत को छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे लोगों को क्या कहलाते हैं? प्रवासी भारतीय कहलाते हैं। अगला है, वे भारतीय जो भारतीय नागरिकता धारण किए हुए हैं पर भारत में नहीं रह रहे हैं क्या कहलाते हैं? तो अप्रवासी या NRI कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनियों के करार के तहत काम करने विदेश जाने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? तो NRI कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीयों के बारे में गठित सिंघवी समिति कब गठित की गई थी? तो सितंबर 2000 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंघवी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर LM सिंघवी थे। अगला प्रश्न है, सिंघवी समिति ने अपनी पूर्ण रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? तो 8 सितंबर सन 2002 को सौंपी थी। अगला प्रश्न है, सिंघवी रिपोर्ट ने कितनी सिफारिशें की गई थीं? सिंघवी रिपोर्ट में 160 सिफारिशें की गई थीं। कितनी सिफारिशें की गई थीं? 160। सिंघवी रिपोर्ट में 160 सिफारिशें की गई थीं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी नियत करने का क्या कारण है? तो इसका कारण है महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी। तो गांधी जी इसी दिन 9 जनवरी को ही दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्र परीय नागरिकता धारण करने वाले ब्रिटिश नागरिकों के संबंध में ब्रिटेन के विदेश विभाग ने अपनी नीति कब स्पष्ट की? तो मार्च 2012 में अपनी नीति स्पष्ट की थी। अगला प्रश्न है, OCI धारक ब्रिटिश नागरिक भारत में रहने के दौरान कहाँ का नागरिक समझा जाएगा? तो वह ब्रिटेन का नागरिक समझा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट हैं? तो अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।